हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। BCOS 183 जो कि व्यापार में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, उससे आप ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऐसे भी चैनल पे विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। अब हम इसमें बात करने वाले हैं बहुत तेज़ी के साथ। जो इसमें आपको मैंने फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट कर दिया है, अब इसमें हमको पढ़ना है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 यूनिट्स एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा और बहुत ही शॉर्ट में ये करूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में जिक्र करूंगा, ठीक है, उसी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, यूनिट 2 में जैसे कंप्यूटर का अनुप्रयोग, दूसरा वेब अनुप्रयोग, तीसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बुनियादी बातें। ये 3 यूनिट्स हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में सेकेंड में चूँकि वीडियोज़ लंबा बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है उसको एडिटिंग करने में, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको छोटा छोटा करके पार्ट वाइज करके मैं इसको डाल दूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया यूनिट 1, अब इसमें यूनिट 2, 3 और 4 मैं इसमें पोस्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ एकदम लास्ट तक बने रहें। अब हम सीधा डायरेक्ट बात करते हैं यूनिट 2 में। जैसे कंप्यूटर का अनुप्रयोग में इसमें क्या होता है कि देखिए 3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहला है आपका क्या बोलते हैं कि व्यावसायिक संगठन में कंप्यूटर की भूमिका। ठीक है, समाज के लिए कंप्यूटर, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए ऑनलाइन व्यापार में कंप्यूटर की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन व्यापार में कंप्यूटर की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि जो व्यावसायिक संगठन में कंप्यूटर की जो भूमिका है आप खुद जान रहे हैं। ठीक है, और देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करूँगा। पेज नंबर आपका है 23 पे। कंप्यूटर कलम के युग और कागज़ और फोल्डर यानी कि फाइल को डिब्बों के धूल भरे भंडारण में संग्रहित करने से संगठनों का बहुत आगे ले गया है। ठीक है, जैसे हम बात करें ग्राहकों के साथ संवाद स्थापित, ठीक है, और करने के लिए हम रिपोर्ट बनाने से लेकर के संगठनों में कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग है। संगठनों के लिए कंप्यूटर की भूमिका उन्हें चलाने में प्रमुख पहलुओं का समर्थन करना है, जैसे कि संचार, रिकॉर्ड रखना, निर्णय लेना, डेटा विश्लेषण और बहुत कुछ इसमें आ जाते हैं। अब देखिए आधुनिक कार्यस्थल के हर पहलू को कंप्यूटर की मदद से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग कंपनी के संचालन के हर पहलू में किया जाता है, जिसमें उत्पाद निर्माण, विपणन, लेखांकन और प्रशासन शामिल है। ठीक है, आधुनिक कार्यस्थल का हर पहलू कंप्यूटर के उपयोग से बेहतर बनता है। कंप्यूटर ने लचीले कामकाजी शेड्यूल और रिमोट वर्क फोर्स जैसी अवधारणाओं को संभव बनाया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। जैसे हम बात करेंगे जैसे संचार में, और उसके बाद में विपणन में और लेखांकन में, और चौथा है आपका भंडारण। ठीक है, पांचवा है शैक्षिक उद्देश्य और छठा है आपका अनुसंधान। इन सब चीज़ों में हम इस कंप्यूटर का अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे, मैंने उतना आपको एक्सप्लेन किया, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबी होगी। ठीक है, और इसको आप अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं, पेज नंबर 24 पे दे दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम। इसमें जो दिया है समाज के लिए कंप्यूटर, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में ज़रूर। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए कंप्यूटर की मदद से हम थकाऊ कार्यों को स्वचालित यानी कि आसानी के साथ हम इसे अधिक कुशलता से किया जा सकता है। ठीक है, जिससे कई घंटों की बचत भी होती है, टाइम का बचत होता है, आपका समय का बचत होता है, और जो मानवीय रूप से काम करने पर खर्च होती थी, हम कंप्यूटर के साथ आधुनिक समाज में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका तीव्रता से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का हवाई अड्डों, रेस्टोरेंट, होटल, रेलवे स्टेशन, बैंक, चिकित्सा, कृषि, टिकट बुकिंग, बिलों का भुगतान, बीमा और खरीदारी आदि में तीव्रता से प्रयोग हो रहा है। आप देख भी रहे हैं, अगर आप जाते होंगे मार्केट वगैरह में या आपके अगल बगल में भी, हर एक काम अब किस चीज से हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। ठीक है, चलिए ये समाज के लिए कंप्यूटर हो गया आपका। ठीक है, ये जो इसमें मैंने बताया आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य में कंप्यूटर की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पेज नंबर 26 पे दिया गया है। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर और अन्य तकनीकी उपकरणों ने निश्चित रूप से व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य में विभिन्न कार्य और संचालन के तरीके को बदल दिया है। ठीक है, कंप्यूटर हर प्रकार के व्यवसाय में अपना महत्व रखता है। लगभग हर प्रकार का व्यवसाय अब अपनी पारंपरिक प्रक्रियाओं स्वचालित करने के लिए कंप्यूटरों पर निर्भर हो गया है। यानी कि देख लीजिए बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो बिना कंप्यूटर का हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे
आधुनिक समाज में हम लोग अब आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब क्या हो रहा है कि सब काम हम लोग दूसरे पर निर्भर कर दे रहे हैं। यानी कि पहले ये सारे काम जो होते थे वो खुद अपने हाथ से किया जाता था और अपने अपने उपकरणों का यूज़ करके उससे किया जाता था। लेकिन आज क्या हो गया है कि हर चीज़ को हम कंप्यूटर के ज़रिए से जोड़ दिए हैं और कंप्यूटर के सहायता से कर रहे हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं रहा है, स्मार्टफोन नहीं हो रहा पा रहा है, तो हमारा काम क्या हो जा रहा है, विलम्ब हो जा रहा है, देर हो जा रहा है उस काम को करने में। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं सूची प्रबंधन में, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दूसरा है आपका वित्तीय रिकॉर्ड रखना, फिर से बजट और पूर्वानुमान और भंडारण संचालन की दक्षता, व्यावसायिक संचार को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप व्यवसाय के व्यापार में जो कंप्यूटर की भूमिका है इसको आप थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम क्या होता है कि देखिए ये सारे जितने काम होते हैं इन सबको, जैसे कि कंप्यूटर में हम MS एक्सेल, फिर से MS वर्ड की सहायता से अगर हमको प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हम पावर पॉइंट का यूज़ करके हम इसका उस काम को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं जैसे ऑनलाइन व्यापार में कंप्यूटर की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप एकदम ज़रूर अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, पेज नंबर 29 पे दे दिया गया है। देखिए प्रौद्योगिकी की प्रगति ने व्यवसायों के संचालन के तरीके को बदल दिया है। ठीक है, आप जान रहे हैं ब्रिक एंड मोर्टार, यानी कि ब्रिक एंड मोर्टार की पुरानी प्रणाली को क्लिक द्वारा बदल दिया गया है। अब देखिए, और यह पहले वाले तुलना में बहुत अलग है। अब लगभग हर प्रकार का व्यवसाय अपनी पारंपरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए कंप्यूटरों पर निर्भर करता है। बड़ी संख्या में जो व्यवसाय हैं, ठीक है, बिजनेस है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन उपस्थिति बनाकर व्यापार का उद्देश्य वैश्विक दर्शकों तक अपनी बाजार हिस्सेदार बढ़ाने और अन्य का उपयोग एक तरह से अपने परिचालन और लागत को सुव्यवस्थित करने के लिए करना है। समझ गए। अब देखिए व्यवसाय काफ़ी हद तक कंप्यूटर पर निर्भर है। ठीक है, और उन्हें भुगतान प्रक्रियाओं और आदेश प्रबंधन के साथ अपने दैनिक कार्यों के एक हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी ऑनलाइन बैंकिंग और वित्त में कंप्यूटर की भूमिका। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है। देखिए अब इन दिनों क्या हो रहा है कि इन दिनों की उभरती प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग उपयोग को कागज और कलम से डिजिटल और नेटवर्क सेवाओं में बदल दिया है। अब देखिए बैंक में भी जा रहे हैं तो उसमें भी क्या कर दिया है, ये सब अब कंप्यूटर से ही इसे जोड़ दिया गया है, नेटवर्क की सहायता से सब काम हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग परिचालन के लेखा और प्रबंधन प्रणाली को नया रूप दिया गया है और अब यह इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि बैंक के किस तरह से अपने ग्राहकों को सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर लिंक फेल हो जाता है तो आपका काम रुक जाता है। अब उसमें क्या होगा, लिंक पे ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, नेटवर्क साइड पे अगर नेटवर्क आपका काम नहीं कर रहा है तो आपका समझिए काम आपका स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इस तरीके से आप इस अच्छे तरीके से और इसमें जो पॉइंट दे दिया गया है उससे आप ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे प्लास्टिक मुद्रा है ना, वीजा, मेस्ट्रो और जैसे क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड की लोकप्रियता ने बैंकिंग उद्योग को पहले से कहीं अधिक आकर्षक और लचीला बना दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके ग्राहक अपने घर पर बैठकर बहुत आसानी से स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। समझ रहे हैं। इस तरीके से बहुत रिमोट बैंकिंग है, आपका हस्ताक्षर पुनः प्रति सुविधाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फाइनेंस है। ठीक है, फाइनेंस आप बार बार देखे भी होंगे, हर एक चीज़ में अब फाइनेंस हो रहा है। जैसे मोबाइल आप ले रहे हैं तो उसमें भी फाइनेंस हो रहा है, फिर से अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं उसमें भी फाइनेंस, AC, फ्रिज, ये सब जो भी चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है कि अब फाइनेंस पे ये आपको मिल जा रहा है बहुत आसानी। ठीक है, और पहले ये सिस्टम ये नहीं था, आपको फाइनेंस पे नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि अब ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंस पे दे दिया जा रहा है। यहाँ तक कोई भी आप व्यापार करना चाहते हैं, चाहे वो कपड़ा का हो या किसी भी चीज़ का व्यापार हो, उसमें आप फाइनेंस पे काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं। देखिए फाइनेंशियल ट्रेडिंग क्या होता है कि देखिए कंप्यूटर पर आधारित व्यापार तब उपयोगी होता है जब व्यापारी के पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। समझ गए। अब देखिए जो व्यापार से लाभ बढ़ाता है, यानी कंप्यूटर से काम कब होगा, जब आपके पास, जब व्यापार के पास, बिजनेसमैन के पास क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। कंप्यूटर सिस्टम उपयोगकर्ताओं की
और से व्यापार कर सकता है। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम को एक शेयर या बॉन्ड की कीमत एक निश्चित पूर्व निर्धारित स्तर तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से खरीद और बिक्री के आदेशों को निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। समझ गए? चलिए, अब इस तरीके से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया गया है, डेटा और फाइलों का आयोजन, और इसके में डाटा भंडारण दे दिया गया है। डाटा स्टोरेज के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर दें। देखिए, वित्तीय रिकॉर्ड रखना, जैसे कि हम कोई भी चीज़ अगर आप अपने चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो हम उसे स्टोरेज में रखते हैं, डाटा स्टोरेज में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भुगतान रिकॉर्ड ऋण, बकाया, खरीद और किए गए बैंक लेन देन को जानने की अनुमति देता है। इससे हमको क्या होता है, हर एक आपने कितने चीज़ खरीदा, कितना चीज़ आपको बेचा, कितना आपका बाकी है, कितना आप उधार दिए हैं और कितना आपने लेन देन की है, सब उसी में स्टोरेज हो जाता है। किसमें? डाटा स्टोरेज में। कंप्यूटर डाटा भंडारण को आसानी से प्रबंधन करने योग्य बनाते हैं। समझ गए? इस तरीके से आप इसे पेज नंबर 31 पे देख सकते हैं। समझ गए? चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क का महत्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? अब देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो संचार चैनलों द्वारा जुड़े प्रधान विषय नोड्स की श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये नोड्स एंड पॉइंट्स के बीच डेटा प्राप्त, संचारित और विनिमय कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप पेज नंबर 32 और 33 पे आप देख सकते हैं। जैसे पैन जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, दूसरा है लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, तीसरा है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और चौथा है आपका वैन जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, पांचवा है होम एरिया नेटवर्क हैन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। राइट, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपका वीडियोस लंबी ना हो। ठीक है, इसमें देखिए, जैसे कि मैं बता दूं, इसमें जैसे कि लैन है, यहाँ पे देखिए लैन दिया गया। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क जो कहता है कि एक आधिकारिक प्रतिष्ठान की तरह सिंगल बिल्डिंग तक सीमित है। ठीक है, यह एक परिभाषित क्षेत्र को कवर करता है। यह फाइल, सर्वर, प्रिंटर और डेटा संग्रहण सहित संसाधन साझा करने के लिए उपयोगी है। समझ गए? अब देखिए, दूसरा इसमें हैन, ये क्या होता है? होम एरिया नेटवर्क है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक घर या घर के कार्यालय की तरफ परिभाषित सीमा तक सीमित है। यह एक प्रकार का आईपी आधारित लोकल नेटवर्क है, देखिए, जिसे या तो हर तार रहित या वायरलेस किया जा सकता है। समझ गए? चलिए, यहीं पे इस यूनिट का इख्तिताम खत्म होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। ठीक है, चूंकि हमको तीनों यूनिट इसी में कंप्लीट करना है आधे घंटे के अंदर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चलिए, वेब अनुप्रयोग की। वेब अनुप्रयोग में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे वेब ब्राउजर के बारे में और गूगल ड्राइव के बारे में। गूगल ड्राइव कौन नहीं जान रहा है? वेब ब्राउजर कौन नहीं जान रहा है? हर एक इंसान के पास, हर एक लड़के के पास, हर एक लड़की के पास, हर एक व्यक्ति के पास आजकल स्मार्टफोन आ गया है। उसमें आपको स्मार्टफोन यानी कि जो फोन में ही ये स्टोर करके दे दिया जा रहा है आपको गूगल ड्राइव, फिर से वेब ब्राउजर दे दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम छोटे छोटे जो पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि गूगल दस्तावेज क्या है, ये तो आप जानते भी होंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म्स। ठीक है, फाइल संग्रहण तथा समकालीन सेवाएं, गूगल खाता स्थापित करना, इस तरीके से हम सब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग बहुत ही कम समय में इसे हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में। ठीक है, देखिए, वेब ब्राउजर जो कि लघु ब्राउजर यानी कि स्मॉल ब्राउजर में से एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ गए? जो उपयोगकर्ताओं को हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज को बढ़ाने और पढ़ने पर सक्षम बनाता है। समझ गए? अब देखिए, उपयोगकर्ता न्यूनतम प्रयास के साथ एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर भी प्रवेश कर सकता है। समझ गए? वेब ब्राउजर दो प्रकार के होते हैं, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, दूसरा है गैर ग्राफिकल वेब ब्राउजर। यानी कि ग्राफिकल वेब ब्राउजर, दूसरा है नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर। समझ गए? गूगल ड्राइव के बारे में बात करते हैं, ये तो आप जानते भी होंगे गूगल ड्राइव। अब देखिए, गूगल ड्राइव जो है ये गूगल द्वारा विकसित एक फाइल संग्रहण है और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। ठीक है, ये कब देखिए 24 अप्रैल 2012 को लॉन्च किया गया था। किसको? गूगल ड्राइव को। अब गूगल ड्राइव उपयोगकर्ताओं को अपने सर्वर पर फाइलों को संग्रहित करने और डिवाइसों में फाइलों को सिंक्रोनाइज करने और फाइलों को साझा करने की अनुमति देता है। समझ गए? अब देखिए, गूगल ड्राइव समझ गए। अब देखिए, गूगल दस्तावेज क्या है? अब देखिए, गूगल दस्तावेज एक निःशुल्क वेब आधारित अनुप्रयोग है जिसमें दस्तावेज और स्प्रेडशीट और को ऑनलाइन बनाया, संपादित और संग्रहित यानी कि सेव किया जा सकता है। ठीक है, गूगल दस्तावेज को फाइलों को नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, अर्थात इंटरनेट या गूगल द्वारा ऑफर किए गए और संबंधित ऑनलाइन अनुप्रयोगों में व्यापक पैकेज का एक हिस्सा है। समझ गए? अब हम बात करेंगे गूगल दस्तावेज। अब समझ गए? अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है
उसी के बारे में हम थोड़ा सा और जिक्र करेंगे। देखिए जैसे एक नए गूगल दस्तावेज डॉक्स परियोजना बनाना, इसमें क्या होता है कि देखिए गूगल दस्तावेज यानी कि डॉक्स का उपयोग विभिन्न लिपि यानी कि फॉन्ट और फाइल स्वरूपों में दस्तावेजों और स्प्रेडशीट को आयात करने और बनाने, संपादित करने और तथा अपडेट करने व फार्मूला सूचियों को तालिकाओं एवं छवियों के साथ पाठ के संयोजन के लिए किया जाता है। समझ गए? इस तरीके से हमको अगर गूगल ऐप पर एक नया दस्तावेज बनाना होता है तो सबसे पहले हम जाएंगे क्या, docs.google.com पर जाएंगे। उसके बाद में गूगल ड्राइव विकल्प में नया गूगल एक गूगल शीट रिक्त स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। उस तरीके से आप उसमें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पेज नंबर आपका है 42 पे। ठीक है, गूगल स्लाइड क्या होता है थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखिए यह पावर पॉइंट की तरह ही वेब आधारित एप्लीकेशन है जो आपको प्रस्तुति बनाने में यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। गूगल स्लाइड द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो देखिए प्रस्तुति बनाना और संपादित करना काम कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों के साथ एक ही समय में किया गया संपादन जो है और साझाकरण कर सकते हैं। दूसरा, अन्य स्रोतों से फाइलों को आयात करना और उन्हें गूगल प्रस्तुति में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, गूगल स्लाइड की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गूगल कार्यालय स्वीट जो होता है इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं? देखिए सबसे पहले आता है कैलेंडर भी आ जाता है, गूगल प्लस आता है, डॉक्स आता है, स्लाइड आता है, शीट आता है, प्रपत्र आता है और उसके बाद में एक कीप आता है, फिर से साइट आता है, हैंग आउट आता है, फिर से हैंग आउट मीट्स आता है। ये सब किसके अंदर आते हैं? तो गूगल कार्यालय स्वीट के अंदर में ये आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने इसको क्लियर कर दिया पेज नंबर 44 पे। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये उतने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जिक्र, देखिए गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे कि आप पिछले जो आप असाइनमेंट जमा किए होंगे वो गूगल फॉर्म के सहायता से असाइनमेंट जमा किया गया था या मेल के सहायता से आपको असाइनमेंट जमा किया गया था। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या किए थे कि गूगल फॉर्म के सहायता से असाइनमेंट जमा किए थे और मैंने भी कई असाइनमेंट को सबमिट किया था गूगल फॉर्म के सहायता से कुछ बच्चों का। ठीक है, तो इसमें आप तो इसको जानते ही हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम क्लाउड के बारे में। ठीक है, क्लाउड जो कि क्लाउड आधारित प्रणाली। देखिए क्लाउड आधारित प्रणाली कम लागत पर इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाएं यानी कि भंडारण, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सुरक्षा आदि प्रदान करने वाली एक नई तकनीक है। समझ गए? क्लाउड कंप्यूटिंग को स्थानीय सर्वर या व्यक्तिगत कंप्यूटर के बजाय डेटा को स्टोर, प्रबंधित और संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए दूरस्थ सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ तक समझे? अब देखिए क्लाउड जो है वो आधारित प्रणाली की मदद से व्यक्ति मांग व सेवाओं का उपयोग करता है और केवल उन सेवाओं के लिए भुगतान करता है जो वह उपयोग कर रहा है। यानी कि यह सर्वर आधारित प्रणाली की तुलना में अधिक लचीले संसाधन प्रदान करता है। समझ गए? चलिए अब हम यहीं पे यही यूनिट खत्म होता है ये। अब देखिए यूनिट 4 जो कि ये इस वीडियो का लास्ट यूनिट है, हम इसमें बात करते हैं। उसका हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जो कि ब्लॉक 2 की बात करेंगे उसमें। ठीक है, और उसे भी देखना ना भूलें। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर जल्दी जल्दी पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बुनियादी बातें। इसमें क्या होता है? देखिए सॉफ्टवेयर और इसके प्रकार, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा चांस है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि मोबाइल के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसमें सॉफ्टवेयर और इसके प्रकार का। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में बताया भी था। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर में निर्देशों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को निर्दिष्ट विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। यह कंप्यूटर और अन्य संबंधित उपकरणों को संचालन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। कौन? सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर मूल रूप से कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा होता है, जबकि हार्डवेयर जो कार्य करता है वो सॉफ्टवेयर के कारण करता है। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर जो भी काम करेगा वो किसके सहारे करेगा? तो सॉफ्टवेयर के कारण ही करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का वर्णन करने के लिए हम लिपियों, अनुप्रयोगों और कंप्यूटर की मदद से दिए गए भौतिक और गैर भौतिक निर्देशों का उपयोग किया जाता है। समझ गए? देखिए जैसे कि हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, अब इसके दो टाइप्स है। पहला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 टाइप्स है। पहला लैंग्वेज सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स और थोड़ा सा एक और है यूटिलिटीज। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 2 है, जनरल पर्पस और एक्वायर्ड
ट्रेलर मेड। समझ गए। अब देखिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सा जिक्र कर दें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हम। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच मध्यस्थ का काम करता है, ठीक है, बीच का काम करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम में संचालन और प्रबंधन का कार्य करने वाले कार्यक्रमों का समूह शामिल है। कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपूर्तिकर्ता या निर्माता द्वारा दी गई नई सीडी में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो वास्तव में कंप्यूटर सिस्टम को कार्यात्मक बनाता है या हार्डवेयर को एक फाइल बनाने, संपादित करने, स्टोर करने और पुनः प्राप्त में सहायता प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सबसे बुनियादी उदाहरण जैसे डीओएस हैं, यानी कि विंडोज़ और लिनक्स और यूनिक्स, ये सब इसके उदाहरण है। समझ गए। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या होते हैं, पेज नंबर 52 पे दे दिया गया है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार मैंने नीचे बता दिया है। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। ये इधर मैंने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया गया है। प्रोसेस मैनेजमेंट, यूजर्स इंटरफेस, फिर से फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब आप जान रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए टर्म एंड यूजर प्रोग्राम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इसके उपयोग के कारण यह आसानी से विभिन्न अनुप्रयोगों के रूप में अपने उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हिस्सा है जो कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को बढ़ाता है। अंतिम उपयोगकर्ताओं को वर्ड प्रोसेस, डेटाबेस प्रोग्राम, प्रस्तुति प्रोग्राम, स्प्रेडशीट आदि जैसे अनुप्रयोग प्रदान किए जाते रहे हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर होता है, ठीक है। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कर सकता है, ठीक है। जब सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है फिर विशिष्ट कार्य करने के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके भी टाइप्स जो दो थे वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। इसे जैसे आप गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम के बारे में आप जानते हैं, हर एक चीज़ आप उस पर सर्च मार के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बता दूँ। देखिए कंप्यूटर सिस्टम हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ समर्पित होता है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख घटक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मौजूद है, ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, इट्स, ठीक है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट इंक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। देखिए यह कंप्यूटर पर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक अंतरफलक यानी कि इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यह उन सभी कार्यों को करता है जो संसाधनों के आवंटन एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। समझ गए। अब देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखिए मोबाइल के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए 58 पे, ठीक है। अब देखिए एंड्रॉयड, आज हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, ठीक है। और जो ज़्यादा चलाने वाले होते हैं उनके पास तो और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू में कैमरों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में माना गया था, ठीक है। लेकिन जल्द ही मोबाइल हैंडसेट इसका गंतव्य बन गया, ठीक है। वह भी ऐसे समय में जब नोकिया के सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बड़े पैमाने पर मोबाइल हैंडसेट क्षेत्र पर प्रभुत्व था, जबकि ब्लैकबेरी व्यवसाय इन क्षेत्रों पर हावी था, ठीक है। एंड्रॉयड को एंड्रॉयड इंक द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, जिसे पालो आल्टो कैलिफोर्निया यूएसए में वर्ष 2003 में रिच फाउंडर्स निक सीयर्स, क्रिस वाइट और एंडी रूबिन नामक 4 संस्थापकों द्वारा स्थापित किया गया था। समझ गए। इस तरीके से ये वर्तमान में जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल मोबाइल हैंडसेट्स में उपयोग किया जाता है बल्कि पहनने योग्य उपकरणों में गेम कंसोल, टीवी, पीसी, ईटीसी में भी उपयोग किया जाता है। यह लिनक्स कर्नेल पर आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स इसका मतलब है कि इसका मूल स्रोत कोड पुनर्वितरण और संशोधन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इसकी शुरुआत के बाद से मूल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कई रिलीज से गुजरा है और उन सभी को वर्णानुक्रम के नाम दिया गया है। समझ गए। इस तरीके से आप इसे समझ गए। चलिए
अब हम बात करेंगे गूगल प्ले स्टोर के बारे में। तो आप जान ही रहे हैं गूगल प्ले स्टोर के बारे में। गूगल प्ले स्टोर तो आप अच्छे तरीके से हर एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि देखिए गूगल प्ले स्टोर एक डिजिटल सेवा है, ठीक है। ये क्या है? एक डिजिटल सेवा है और जिसे गूगल द्वारा अपने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर विकसित और रख रखाव के लिए किया जाता है, समझ गए। यह मूल रूप से एंड्रॉयड रनिंग एप्लीकेशन, गेम, म्यूजिक, मूवी रेंटल, ई बुक्स व कई अधिक है, ठीक है, और कई अधिक है, जिसे उपयोगकर्ता अपने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस पर ब्राउज, डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सभी ऐप आदि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का उपयोग करके विकसित किए गए हैं, ठीक है, और गूगल के माध्यम से प्ले स्टोर में इसमें प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए, यहाँ पे ख़त्म होता है आपका यूनिट 3, यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है।